स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन चैप्टर सेकंड का जो है वांट हाफ गुणांक टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, जो अपना लास्ट टॉपिक है। और आज इससे संबंधित अपन न्यूमेरिकल है कंप्लीट करेंगे और आपका पार्ट भी जो है आपका जो है इसी के साथ में चैप्टर सेकंड है विलियन है वो यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज जो है अपना न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा जो है अपने संबंध है। हालांकि अपने को सीधा है सूत्र ही याद रखना है, लेकिन एक मैं बता देता हूँ कि ये सूत्र एक्चुअल में आया कैसे। हालांकि न्यूमेरिकल करते हो तो सीधा सूत्र ही आपको याद रखना है, लेकिन ये सूत्र बना कैसे, वियोजन की मात्रा के लिए ये मैं सूत्र बता देता हूँ, संगुणन की मात्रा के लिए भी इसी प्रकार से जो है आपका डेरिवेशन होगी और उससे सूत्र बनेगा। मेन चीज है अपना सूत्र है वो याद रखना है। अब एक के लिए मैं बता देता हूँ उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो वांट हाफ गुणांक आई जो अपन पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वियोजन की मात्रा क्यों अपन जानते हैं, जो भी आपका कण होगा अगर वो विलय वियोजित हो जाता है तभी उसके लिए अपन क्या निकालते हैं, वांट हाफ गुणांक निकालते हैं। तो वांट हाफ गुणांक आई होता है, मान लो वियोजित हुआ, उसकी कितनी मात्रा में वियोजित हुआ उसको अपन प्रदर्शित करते हैं एल्फा से। तो आई और एल्फा में अपने को क्या निकालना है, संबंध निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अपन जानते हैं विलियन में क्या होता है, विलय। तो माना विलियन में जो आपका विलय है, विलय का ए मोल गुला हुआ है, विलय का ए मोल गुला हुआ है जो आयनित होकर n कण देता है तथा जिसके आयनन की मात्रा एल्फा है, इसके आयनन की मात्रा क्या है, एल्फा है। तो मान लो कोई विलियन है, उस विलियन में क्या है, ए मोल घुला हुआ है। विलय का क्या घुला हुआ है, ए मोल। क्यों, अपन विलय के लिए वियोजन की मात्रा निकालेंगे तो अपन मानते हैं कि विलियन है उसमें विलय का ए मोल घुला हुआ है जो आयनित होकर यानी कि आयनों में टूट करके क्या देता है, एन कण देता है। और एन कण से मान लो अपने को क्या प्राप्त हुआ, बी आपका इसका जो पार्ट है वो प्राप्त होता है। तो ए विलय है वो आपका गुला हुआ है और एन कण है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ये भी आपको सिर्फ यहाँ समझाने के लिए कि ये वियोजित होकर के इस प्रकार से नया संघटन प्राप्त होगा, उसके लिए अपन बी दर्शा देते हैं। रहेगा आपका विलय, तो ए से अपने को इस प्रकार से बी प्राप्त हुआ। तो प्रारंभ में इसकी सांद्रता 1 मान ली, इसकी कितनी होती है, 0 होती है। अब देखो अपन है इससे जो संबंध बनाते हैं, तो देखो क्या होगा, प्रारंभ में मोलों की संख्या, इसके कितने मोल रहेंगे, 1 मोल रहेगा, और इसका प्रारंभ में कितना रहेगा, 0 मोल रहेगा। क्यों, प्रारंभ में 0 मोल ही होता है। क्यों, अभी ये आयनित नहीं हुआ, इसका मतलब इसके कितने मोल होंगे, 0 मोल। n कण दे रहा है, लेकिन n कण और इसके जो है आयनित नहीं हुआ तो n इंटू 0 वापिस क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसके मोलों की संख्या कितनी, सांद्रता 1, प्रारंभ में मोलों की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 1। क्यों, अभी ये आयनित नहीं हुआ है यानी कि वियोजित नहीं हुआ है, टूटा नहीं है। और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक इसके मोलों की संख्या क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। और ये अभी बना ही नहीं है, इसका मतलब इसकी कितनी रहेगी, प्रारंभ में मोलों की संख्या 0 रहेगी। अब क्या होगा, आयनन होगा, तो आयनन के पश्चात मोलों की संख्या, तो आयनन के पश्चात मोलों की संख्या। अब देखो आयनन की मात्रा क्या है, एल्फा। तो क्या होगी, इससे टूट करके ये बन रहा है, ए से टूट करके आपका ये बन रहा है, तो इसकी सांद्रता में या जो इसकी आयनन की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। कितनी कमी होगी, आयनन की मात्रा क्या है, एल्फा। अब यहां पर इसकी आयनन की मात्रा में जितनी कमी होगी उतनी इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ये 1 है तो 1 में से क्या कमी होगी, एल्फा की कमी हो गई। तो आयनन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 माइनस का एल्फा। यानी कि पहले थी 1, उसके बाद में आयरन की मात्रा यानी कि अल्फा की कमी हो गई इसमें से, तो इसमें जितनी कमी है उतनी इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो इसमें अल्फा की कमी हुई है तो इसमें अल्फा की क्या हो जाएगी, वृद्धि। ये कितने कण देता है, n। तो यहां पर क्या लिख देंगे, n अल्फा, यानी कि अल्फा की वृद्धि होगी। कण कितने देता है आपके,
n, तो n अल्फा, यानी कि कहने का मतलब आयनन के पश्चात इसमें जो है आपकी कमी हुई, इसकी कमी इसकी वृद्धि के बराबर होगी, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तो इसमें अल्फा की जो कमी होती है, इसमें अल्फा की क्या हो जाती है, वृद्धि, लेकिन इसके कण कितने हैं आपके n है, तो क्या लिख देंगे n अल्फा। अब ये देखो आपका क्या हो जाएगा, आयनन के पश्चात है मोलों की संख्या, प्रारंभ में मोलों की संख्या ये थी, आयनन के पश्चात मोलों की संख्या ये थी, तो विलयन में जो है आपके कुल है वो विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या, तो विलय के प्रेक्षित जो अपन ज्ञात करते हैं प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या, जो अपन ये प्रैक्टिकली ज्ञात कर रहे हैं अपन, प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या में क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो 1 माइनस का अल्फा, 1 माइनस का अल्फा प्लस का क्या हो जाएगा n अल्फा, ये हो जाएगी कुल मोलों की संख्या। अब ये तो प्रेक्षित मोलों की संख्या होगी, सैद्धांतिक अपने को दे रखा है, शुरुआत में आपका कितना है 1 है, तो क्या होगी विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या, विलय के सैद्धांतिक, सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 1, तो विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आते हैं आपका यहां पर जो है कुल मोलों की संख्या, प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या हो गई, सैद्धांतिक मोलों की संख्या होगी। अब अपन ज्ञात करते हैं वांट हाफ गुणांक, तो इधर मैं लिखता हूं वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक क्या होता है I बराबर, या वांट हाफ गुणांक I बराबर, लिखता हूं I बराबर क्या सूत्र होता है, आयनन के पश्चात, दूसरा सूत्र लिखा था आयनन के पश्चात मोलों की संख्या बटा आयनन से पूर्व मोलों की संख्या, यही सूत्र था आपका, एक फॉर्मूला है जो पीछे लिखा रखा है पीछे के वीडियो में, आयनन के पश्चात मोलों की या कणों की एक ही बात है, मोलों की संख्या बटा आयनन से पूर्व, पूर्व का मतलब पहले मोलों की संख्या, तो देखो आयनन के पश्चात मोलों की संख्या बटा आयनन से पूर्व लिए गए मोलों की संख्या। अब आयनन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी है आपकी, तो यहां पर अपन लिखेंगे I बराबर प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या आयनन के पश्चात, यानी कि आयनन के पश्चात प्रेक्षित कुल मोलों की संख्या ये होगी, कितनी दे रखी है 1 माइनस का अल्फा प्लस का n अल्फा। उसके बाद में क्या है आयनन से पूर्व मोलों की संख्या, पूर्व का मतलब पहले, पहले कितने हैं, तो पहले का मतलब सैद्धांतिक मोलों की संख्या जो दे रखा है, तो सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी थी 1 ही, यानी कि शुरुआत में जब आयनित नहीं होता है तब कितने मोल रहते हैं, इसका 1 मोल रहता है, तो आपका क्या हो जाएगा भाग कितने का लग जाएगा 1 का। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, I को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा I बचेगा 1 माइनस का अल्फा प्लस का क्या हो जाएगा n अल्फा। अब देखो यहां पर जो है I बराबर 1 माइनस का अल्फा, यानी कि यहां से जो मैं है अल्फा कॉमन ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं अल्फा है आपका क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो अल्फा कॉमन होने से प्लस अल्फा कॉमन लेता हूं तो n, और ये प्लस अल्फा कॉमन लेंगे तो यहां पर n माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस वैल्यू, माइनस की वैल्यू की तरह ये मान आ जाएगा, और जो है प्लस कॉमन लोगे तो इस प्रकार से ये मान आ जाएगा अपना, तो I बराबर 1 प्लस का अल्फा और n माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इस n अल्फा को बाद में ले लिया, इसको माइनस अल्फा को पहले लिख दिया, ठीक है, तो ये n अल्फा इसको मैं पहले लेके कर सकता हूं और माइनस अल्फा को बाद में लेकर के करो और अल्फा कॉमन लो तो ये समीकरण बनेगी। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये जो इधर एक प्लस का है इस तरफ लेके आऊंगा तो I माइनस का 1 बराबर क्या होगा अल्फा इंटू n माइनस का 1, यानी कि ये जो I आपका जो एक प्लस का है इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इधर आपका बचा हुआ है अल्फा इंटू n माइनस का 1। अपने को चाहिए क्या, अभी अगर मैं अल्फा बराबर लिखूं, क्यों आयनन की मात्रा में समझ निकालना है अल्फा कितने प्रतिशत आयनित हुआ है तो वो अपने निकालते हैं, तो उसको आयन की मात्रा को किससे प्रतिष्ठित करते हैं अल्फा से, तो अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा I माइनस का 1 बटा n माइनस का 1, ये आपका सूत्र हो गया किसका अल्फा का, कि अल्फा का सूत्र क्या हो गया I माइनस का 1 बटा n माइनस का 1। अब देखो n आपकी जहां पर क्या है कणों की संख्या, दोबारा से आते हैं वांट हाफ गुणांक तथा वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध,
तो अपन मानते हैं माना विलयन में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, ए मोल घुला हुआ है, जो आयनित होकर के कितने कण देता है, एन कण देता है। और आयनन की मात्रा को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। मान लो ए आपका कोई कण है, आयनित होकर के एन कण देता है, जो बी है वो इसकी सिर्फ संगठन के लिए, यानी कि इसका संगठन चेंज होगा उसी के लिए दिया गया है। प्रारंभ में मोलों की संख्या, जब आयनित नहीं होते तो इसके कितने मोल होते हैं, 1, और इसका कितना मोल होगा, 0। जैसे आयनन होना स्टार्ट होगा तो इसमें क्या होगी, इसमें जितनी की कमी होगी उतनी क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो इसमें अल्फा की कमी हुई इसलिए माइनस अल्फा दर्शाया, इसमें वृद्धि हुई तो अल्फा दर्शाते हैं। लेकिन इसमें कितने कण देता है, ये दे रखा है जो आयनित होकर एन कण देता है, अल्फा तो इसकी आयनन की मात्रा और एन कण देता है तो क्या हो जाएगा, एन अल्फा। अब आयनन के पश्चात विलय के कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, क्यों ए और बी दोनों है यहाँ पर संगठन के रूप में। तो 1 माइनस का अल्फा और एन अल्फा दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और विलय के सैद्धांतिक, सैद्धांतिक का मतलब आयनन से पहले मोलों की संख्या, तो पहले मोलों की संख्या कितनी है, 1। वांट हाफ गुणा ज्ञात करते हैं अब। तो वांट हाफ गुणा क्यों, अपने को समझ बताना है, तो वांट हाफ गुणा आई बराबर अपन जानते हैं आयनन के पश्चात मोलों की संख्या बटा आयनन से पूर्व मोलों की संख्या। ये फॉर्मूला पीछे के वीडियो में आपको बताया गया था। तो आई बराबर आयनन के पश्चात मोलों की संख्या, आयनन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी है, 1 माइनस का अल्फा प्लस एन अल्फा। तो 1 माइनस का अल्फा प्लस एन अल्फा बटा क्या हो जाएगा, 1। आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का अल्फा प्लस एन अल्फा, यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आई रहेगा। अब 1 जो है प्लस का, यानी कि इन दोनों में से, यानी कि ये दोनों इनमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, n माइनस का 1। कैसे लिया, पहले इस n अल्फा को इधर लेकर मान लो तो यही वैल्यू आएगी, 1 प्लस का अल्फा n माइनस का 1 हो जाएगा i माइनस का। अब इधर ये एक जो प्लस का इधर आएगा क्या हो जाएगा, बराबर में इधर ये एक जो प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा अल्फा n माइनस का 1। अपने को अल्फा चाहिए तो अल्फा ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, ये n माइनस जो इधर आपका क्या है, इसे अल्फा के साथ में मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के किस में हो गया, भाग में। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, i माइनस का 1 बटा n माइनस का 1। ये तो था वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध। अब देखो इसी प्रकार से संगुणन की मात्रा भी होती है, क्यों आयनन और संगुणन दोनों एक दूसरे के विपरीत होने वाली है। तो अपन यहाँ पर क्या देखते हैं, संगुणन की मात्रा में भी इसी प्रकार से डेरिवेशन रहेगी। लेकिन आपको ज्यादा विस्तार से नहीं जाना, जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है जनरली उन्हीं पे फोकस करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल रूप से प्रश्न है आपके कम ही पूछे जाते हैं इस प्रकार से, इससे न्यूमेरिकली प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी अगर डेरिवेशन में अगर कोई है कि ये कैसा है तो फिर उसको और समझा दिया जाएगा। अभी आपको जो है मेनली आपको ध्यान रखना है कि अपने ये फॉर्मूला ही काम में आना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये आई अगर मान लो आई ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला के रख सकते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का अल्फा n माइनस का 1। और अल्फा ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला रख देंगे i माइनस का 1 और बटा n माइनस का 1। अब देखो संगुणन की मात्रा और वांट हाफ गुणांक i में संबंध, ये तो वियोजन की मात्रा टूटने में, अगर संगुणन की मात्रा को भी अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो चेंज आपको ध्यान रखना है कि संगुणन की मात्रा में अल्फा बराबर क्या होता है आपका, i माइनस का तो 1 होता ही है, लेकिन जहां पर आपकी वियोजन की मात्रा में n माइनस 1 होता है वहां पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस n। एक चेंज तो ये होगा, यानी कि वांट हाफ गुणांक तथा वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध का सूत्र ये होगा, संगुणन की मात्रा जिसको अल्फा से प्रदर्शित करेंगे और वांट हाफ गुणांक i में संबंध क्या होगा। तो जब संगुणन की मात्रा के लिए अल्फा अपन निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, i माइनस का 1 जैसे इसमें है वैसे इसमें होगा अल्फा बराबर i माइनस का 1। लेकिन जहां पर आपका यहाँ पर n माइनस 1 है, संगुणन की मात्रा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस का n। और साथ में एक चीज आपकी और होगी, ये जो आपका ऊपर वाला है वो पूरा किससे गुणा हो जाएगा, n से। अगर ऐसे नहीं दर्शाते हो तो यहाँ पर लिख दो n, अल्फा बराबर n, यानी कि ये वैल्यू है n जो है i माइनस का 1 बटा 1 माइनस का n, और ऊपर जो है आपका ये किससे गुणा हो जाएगा, n से। तो ये हो जाएगी संगुणन की मात्रा का सूत्र। तो ये पहला सूत्र हो गया 1 नंबर, ये दूसरा सूत्र, और तीसरा सूत्र है जो कि संगुणन की मात्रा के लिए है। तो संगुणन की मात्रा के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर n, i माइनस का 1 होता ही है और नीचे क्या होगा, 1 माइनस का n। तो ये हो गए आपके तीनों सूत्र आपके यहाँ पर।
अब इनसे संबंधित आपके न्यूमेरिकल है बनते हैं। तो देखो वांट हाफ गुणांक में जो है वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला आपको 100% याद रखना है। i बराबर 1 प्लस का अल्फा n माइनस का 1 या अल्फा बराबर i माइनस का 1। इसी सूत्र से ये सूत्र बनाए, ध्यान रखना है। संगुणन की मात्रा में क्या होगा, जहां पर आपका ऊपर तो i माइनस 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस का n, और ऊपर किससे गुणा कर देंगे, n से गुणा कर देंगे, तो वो संगुणन की मात्रा। हालांकि इसको भी अपन है सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अपना जो है जनरली अपन है न्यूमेरिकल या सूत्र पे फोकस करते हैं, उसी से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सिद्ध करना है आपका कम ही पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, अभी जो है अभी तक एक प्रश्न है 1-2 बार ही मुश्किल से पूछा गया, तो अपन है सीधा अपन यहाँ पर आपका सूत्र से आते हैं। बाकी इसी के भी सिद्ध करने का तरीका भी यही रहेगा, जैसे अपन ने इसमें किया है वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध किया है, वैसे संगुणन की मात्रा में ये चीजें करेंगे, तो लास्ट में जो आपका ये सूत्र बन करके आएगा। तो यहाँ पर जो वांट हाफ गुणांक वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा में संबंध आपका कंप्लीट होता है। अब इसके साथ ही अपन आते हैं अब इनसे संबंधित आपके न्यूमेरिकल पे, वांट हाफ गुणांक से संबंधित न्यूमेरिकल पे अपन आते हैं। तो इसको मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन न्यूमेरिकल पे। अब आते हैं अपन इनके आंकिक प्रश्न पे। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, जल में Al2SO4 होल थ्राइस के तनु विलयन के लिए जो है तनु विलयन के लिए जो वांट हाफ गुणांक है उसका मान क्या होगा। यानी कि जल है उसमें ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, वो विलय आपका घुला हुआ है, उसके तनु विलयन में तो अपने को वांट हाफ गुणांक यानी कि I का मान ज्ञात करना है। किसके लिए, Al2 जो है SO4 जिसके अंदर घुला हुआ है उस विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक I का मान ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे इसको, जो है अपन जानते हैं कि ये जो है आपका विलय होगा वो वियोजित होगा, यानी कि आयनों में टूटेगा। क्यों, इसका नेचर इस प्रकार से, जैसे इसको जल के अंदर डालेंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा। तो पहले तो ये अपने को देखना है ये आयनों में किस प्रकार से टूटता है और टूटने के पश्चात कितने कण देता है, वो चीज अपने को जानना जरूरी है। तो अपन लिखते हैं जल में Al2SO4 का होल थ्राइस निम्न प्रकार वियोजित होता है। किस प्रकार से वियोजित होगा, यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस अगर इसको अपन वियोजित करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, 2 एल्यूमिनियम पे 3 प्लस और SO4 यानी कि SO4 के कितने अणु हैं, 3 SO4 पे 2 माइनस। आवेश बराबर हो जाएगा 2 इंटू प्लस का 3 प्लस का 6 और 3 इंटू माइनस 2 माइनस का 6। आवेश बराबर हो जाएगा। एल्यूमिनियम के कितने अणु हैं, एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणु आपका आ गए। एक एल्यूमिनियम पर कौन सा आवेश रहता है, प्लस का 3। कैसे हुआ, ये चीजें आप जो है बेसिक पीछे की क्लासों में ये समझ रखी किस प्रकार से ये में हुआ। SO4 के कितने अणु, 3 हो गए, और एक SO4 पे कौन सा आवेश रहता है आपका 2 माइनस 2 नेगेटिव आवेश इस प्रकार से रहता है। तो ये निम्न प्रकार से आयनित जो है आपका इस प्रकार से वियोजित होगा जल के अंदर, ये विलय है। अब ये वियोजित हुआ तो वियोजित होकर के कितने कण दिए, तो क्यों यही चीज बताई थी, वियोजित होने के बाद में देखो कण यही था, ए से इस प्रकार से बी प्राप्त हुआ, संगठन चेंज हुआ है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 थे, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी SO4 3 है, इधर भी SO4 क्या है 3 है। अब देखो वहां पर था n कण देता है, तो वो n ही अपने को ज्ञात करना है कि यहाँ पर कण कितना है, कि ये वियोजित होकर के n कण देता है। डेरिवेशन में अपन ने पढ़ा था, तो n कण देता है तो उस n का मान कितना है, यानी कि n वहां पर किसको बताता है, कणों की संख्या को। तो कण कितने हैं, तो देखो एल्यूमिनियम 3 प्लस के कितने कण 2, SO4 2 माइनस के कितने कण 3, तो टोटल कितने कण हो जाएंगे आपके 5 कण, यानी कि n का मान है अतः n बराबर 5, यानी कि अतः कणों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब अपन ज्ञात करते हैं वांट हाफ गुणांक। तो वांट हाफ गुणांक I बराबर क्या हो जाएगा, वांट हाफ गुणांक I बराबर आपका, या वांट हाफ गुणांक I जो है, या अल्फा अपन ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा अपने पास में अपने को I पूछा है, तो I बराबर आपका क्या जानते हैं, अपन जानते हैं 1 प्लस का क्या होता है आपका I बराबर जो है सीधे, इसमें तो सीधे कणों की, ये सूत्र अपने को लगाना नहीं है 1 प्लस अल्फा वाला, क्यों वो अल्फा का मान तो कब होगा जब वियोजन की मात्रा दे रखी होगी। यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि आयनन के पश्चात कणों की संख्या, कणों की या मोलों की संख्या एक ही चीज है, आयनन के पश्चात कणों की संख्या, इसमें सीधा है आपका वो अल्फा की मात्रा जो दे नहीं रखी है, अल्फा यहाँ पर नहीं दे रखा, आयनन कितने परसेंटेज होता है वहां पर अपन अल्फा ज्ञात करते हैं, और बटा क्या हो जाएगा आयनन से पूर्व कणों की संख्या।
कण बोलो या मोल बोलो, एक ही चीज प्रूव, कणों की संख्या। आयनन होने के बाद में देखो आई बराबर आयनन के पश्चात, क्यों ये आयनित हुआ उसके पश्चात ही ये कण दिए, तो आयनन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है 5। और आयनन से पहले कितना कण था, सिर्फ एक ही कण था Al2SO4 का, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब कितना कण है 1। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि इसके लिए 1/2 गुणांक आई का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा Al2SO4। तो पहले जो भी आपका एलिमेंट दे रखा है उसको आपको इस प्रकार से आयनों में तोड़ना है। आयनों में तोड़ने के पश्चात आपको कण मिलेंगे, और अगर मान लो वियोजन की मात्रा आपको नहीं दे रखी है तो 1/2 गुणांक बराबर अपन जानते हैं आयनन के पश्चात कणों की संख्या बटा आयनन के से पहले कणों की संख्या। तो आयनन के पश्चात कितने कण देता है 5, बाद में कितना है आयनन से पहले कितना है आपका पश्चात, तो 5 हो गए, और पहले कितना था कुछ नहीं था, इसका मतलब एक ही कण था, तो 5/1 बराबर कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल। ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। K4FeCN6 का 0.1 मोल विलयन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनित होता है। इस विलयन का परासरण दाब अपने को ज्ञात करना है, जिसके लिए R का मान है आपको निम्न प्रकार से दे रखा है। R का मान अपन जानते हैं, हालांकि दिया हुआ जो है आ भी सकता है, और जनरली जो आपका R का मान है जानते भी हो, मात्रक भी आपको याद रखना है। तो K4FeCN6 क्यों अपन जानते हैं, ये आपका विलय ऐसा विलय है जो जब विलयन में डालोगे तो वियोजित हो जाएगा। अगर इसकी जगह यूरिया होता, ग्लूकोज होता तो वियोजित नहीं हो पाता, लेकिन ये आपका क्या होगा वियोजित होगा। तो इसके लिए परासरण दाब अपने को ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं विलयन के परासरण दाब और 1/2 गुणांक के अनुसार जो अपन ने समीकरण बनाए थे, नए समीकरण, उसके अनुसार क्या होता है कि नया समीकरण क्या कहता है कि विलयन का जो परासरण दाब और अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुसार जो अपन नया समीकरण बनाते हैं, तो उसके अनुसार अपन जानते हैं परासरण दाब पाई बराबर अपन ने क्या लिखा था, परासरण दाब पाई बराबर आपका होता है I इंटू CRT। परासरण दाब पाई बराबर क्या होता है I इंटू CRT। 1/2 समीकरण तो ये था परासरण दाब के लिए पाई बराबर CRT, लेकिन 1/2 गुणांक अपन ने क्यों लगाया यहाँ पर, क्यों अपन जो यहाँ पर ये ले रहे हैं विलय है वो वियोजित होने वाला है, और जब विलय वियोजित होने वाला होता है तो उसका अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न आता है। उसके लिए अपन ने 1/2 ने क्या किया नए समीकरण दिए, तो जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म उसको किससे गुणा कर दिया I से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो C दे रखा है, सांद्रता कितनी दे रखी है 0.1, R दे रखा है आपका, टेम्परेचर दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि C का वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू अपने को पता है। अपने को ज्ञात क्या करना है I, यानी कि इसके लिए 1/2 गुणांक ज्ञात करना है, और 1/2 गुणांक ज्ञात कर दोगे फिर सीधा मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 1/2 गुणांक है वो ज्ञात करना है, तो उसके लिए जो अपने को देखो यहाँ पर आयनित भी दे रखा है कि ये जो विलयन है इतने विलयन पर 46% आयनित होता है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा 46 इंटू 1/100, मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 पे होता है, तो आपका क्या होगा 46% आयनित होता है, 46 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ अल्फा बराबर, यानी कि अपने को ये चीज चाहिए तो अपन अल्फा बराबर क्या कर सकते हैं, तो पहले अपन जानते हैं 1/2 गुणांक I बराबर आपका क्या होता है 1 प्लस का अल्फा n माइनस का 1/1 ये होता है। अपने एक को दर्शाने की जरूरत नहीं है, तो सीधा अपना ये रह जाएगा 1/2 गुणांक I बराबर 1 प्लस का अल्फा n माइनस का 1। अब देखो इस सूत्र के अनुसार अपने को क्या क्या चाहिए, इस सूत्र के अनुसार अपने को क्या चाहिए अल्फा चाहिए और क्या चाहिए n चाहिए, यानी कि अल्फा का मान पता चल जाए और n का मान पता चल जाए तो अपन यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, आपका I है अपना मिल जाएगा, और I मिल जाएगा तो इसको CRT से गुणा कर देंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो अपन अल्फा ज्ञात करते हैं, तो अल्फा बराबर, अब देखो अल्फा बराबर कितने प्रतिशत आयनित होता है 46%, 46 हो गया परसेंटेज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा किससे भाग दे देंगे 100 का भाग दे देंगे, तो अल्फा बराबर 46/100, या फिर इसको सीधा लिख सकते हो 0.46, यानी कि 46/100 ही रख सकते हो, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.46। अल्फा पता चल गया। अब अपने को पता करना है n का मतलब क्या होता है कणों की संख्या n बराबर कणों की संख्या n। अब n अपने कैसे ज्ञात करेंगे, तो K4FeCN6 किस प्रकार से वियोजित होगा, तो पीछे के वीडियो में बताया था पोटेशियम, एक पोटेशियम प्लस आवेश रखता है 1 प्लस,
तो पोटेशियम कितने हैं, 4 पोटेशियम है। तो किस प्रकार से टूटेगा ये, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं K4FeCN6 4K प्लस और ये जो इसके अंदर जो बड़े कोष्टक में इस प्रकार से दे रखा है, ये अपने आप में पूरा एक कण होता है। तो क्या हो जाएगा FeCN6 और इस पर आवेश हो जाएगा -4। तो देखो इस प्रकार से ये जो आपका यौगिक है, उपशेष संयोजक यौगिक का उदाहरण है। उपशेष संयोजक यौगिक वाले पार्ट में भी विस्तार से पढ़ेंगे। यानी कि ये जो इसके अंदर होता है, वर्ग कोष्टक के अंदर होता है, इसको पूरा अपने आप में एक कण माना जाता है और इसके अंदर जो होता है वो आपका वियोजित नहीं हो पाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसके इस पूरे को एक कण माना तो ये आपके 4 कण हो गए और एक कण ये हो गया। तो 4 कण तो इसके हो गए और एक इसका कण हो गया। तो टोटल कितने कण हो गए, 5। इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब देखो अपने को क्या चाहिए था, वांट हाफ गुणा I बराबर 1 प्लस का अल्फा n माइनस का 1 बटा 1 होता है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए थी, अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू आ गई। बाकी आपकी फिक्स वैल्यू है तो यहां से अपन I ज्ञात कर सकते हैं। तो I बराबर देखो क्या होगा 1 प्लस का अल्फा की वैल्यू आपकी कितने दे रखी है, अल्फा दे रखा है 46/100। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.46 और इनटू n का मान कितना है 5 माइनस और क्या हो जाएगा 1। तो यहां से जो अपन वैल्यू निकालेंगे वो 1 प्लस का 0.46 इनटू क्या हो जाएगा 4। 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0.46 को, पहले 4 से जो है गुणा करेंगे फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आपका क्या होगा 1.84 के लगभग आएगा। यानी कि 46 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर। तो 46 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ये आपका जो है 1.84 के लगभग आएगा। ठीक है 1.84। अब 1.84 में वापस क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा I का मान 2.84। अब देखो अपने पास में किसका मान आ गया, I का मान हो गया। अब अपन इसका प्रासरण दाब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो प्रासरण दाब पाई बराबर I का मान कितना आया 2.84। ठीक है C का मान दे रखा है कितना 0.1, R का मान दे रखा है कितना 0.0821 इंटू T दे रखा है आपका कितना 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ने से ये कितना हो जाएगा 300। अब इन सब को आप जो है मल्टीप्लाई करोगे, इनकी 2.84 को 0.1 से फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो मान आएगा ये लगभग 6.98 ATM ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से वांट हाफ गुणांक से संबंधित न्यूमेरिकल अपन करते हैं। यानी कि प्रासरण दाब है पाई बराबर ICRT अनुसंख्यक गुणधर्म। तो अपने को I चाहिए और I बराबर अपन जानते हैं 1 प्लस का अल्फा n माइनस का 1। अल्फा n की मात्रा है जो कि आपको दे रखी है परसेंटेज में कितनी 46%। परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा 100 पर होता है प्रतिशत। तो 46/100। अगर मान लो 20% आयनित होता तो क्या लिखते हैं 20/100 लिखते। 10% होता है तो 10/100 लिखते। अगर मान लो 90% है तो 90/100 लिखते हैं। 100% होता तो क्या होता 100/100 कितना हो जाता 1। यानी कि अल्फा है आपका क्या हो जाता है 1 हो जाता। 100% आयनित होने का मतलब क्या होगा 1। तो उससे फिर आपका कोई फर्क नहीं पड़ना। I भी आपका जो है लास्ट में क्या आ जाता है 100% आपको याद रखना है। अगर कोई 100% आयनित है तो उसका मतलब उसका मान कितना होगा 1 होगा। क्यों 1 माइनस का 1। इस प्रकार से वैल्यू जब आप करोगे तो वो आपका क्या होगा जो है यहाँ से जो है आपको 1 ही मिलेगा। वांट हाफ गुणांक ये सीधा याद रखना है। अगर कोई विलयन 100% आयनित हो जाता है उस विलयन में तो उसके लिए वांट हाफ गुणांक I का मान कितना होता है 1 होता है। अब ये 0.46 हो गया तो 0.46 इंटू 4 करेंगे तो 2.84 हो जाएगा और इस प्रकार से जो है ये वैल्यू आपकी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया आपके इससे संबंधित न्यूमेरिकल। अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट जो अपना न्यूमेरिकल रहेगा वो दे रखा है आपका एक दुर्बल अम्ल HX का 0.5 मोलल जलीय विलयन 20% आयनित होता है। तो यदि जल के लिए KF का मान ये है तो इस विलयन के हिमांक में अवनमन होगा। अब देखो वांट हाफ गुणांक प्रासरण दाब पूछा था। अब अगला अनुसंख्यक गुणधर्म पूछ लिया हिमांक में अवनमन क्या होगा। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है हिमांक में अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा TF से। तो उसका समीकरण आपको याद रखना है डेल्टा TF बराबर क्या होता है KF डॉट m होता है। और अभी अपन वांट हाफ गुणांक से तो नया समीकरण क्या प्राप्त होता है डेल्टा TF बराबर IF KF डॉट m। तो अपन हल करते हैं तो अपन जानते हैं
जो है हिमांक में अवनमन के अनुसार जो समीकरण आता है वांट हाफ गुणांक को साथ में लेते हुए, तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ डॉट एम, आई इंटू के एफ डॉट एम। आई क्या, जहां आपका वांट हाफ गुणांक है, के एफ का मान आपको दे रखा है 1.84 और एम का मान दे रखा है कितना मोलल है 0.5 मोलल। मोलल का मतलब स्मॉल एम, मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से, यानी कि एम का मान भी दे दिया 0.5। ज्ञात क्या करना है, आई ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं वांट हाफ या वांट हाफ गुणांक आई बराबर, वांट हाफ गुणांक आई बराबर आपका क्या होगा कि अपने को जो अल्फा के अनुसार संबंध ज्ञात करना है, तो आई बराबर संबंध है ज्ञात कर लो, या अल्फा के अनुसार है अल्फा ज्ञात करके और उस प्रकार से आई, क्यों अल्फा ज्ञात करके कर सकते हो या आई बराबर भी कर सकते हो। जैसे पीछे वाले में अपन ने जो है आई से किया था, इस बार अपन अल्फा से करते हैं। तो वांट हाफ गुणांक आई चाहिए अपने को, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले है कि अपने को जो है आई के अनुसार ज्ञात करना है, तो अल्फा है वो चाहिए होगा। तो वांट हाफ गुणांक आई ज्ञात नहीं करके पहले वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले अपने को देखना ये वियोजित किस प्रकार से होगा। तो दुर्बल अम्ल क्या दे रखा है, HX। HX किस प्रकार से आयनों में टूटेगा, तो अपन जानते हैं HX है इस प्रकार से, HX दे रखा है, तो HX से कुछ इस प्रकार से टूटेगा H प्लस और X माइनस, यानी कि वियोजित होकर के ये कितने कण देता है 2, यानी कि N का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये चीज तो पता चल गई कि HX बराबर क्या होता है, HX कैसे वियोजित होगा H प्लस और X माइनस। तो इसका एक कण और इसका एक कण, कितने कण हो जाएंगे 2 कण। N का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो वांट हाफ गुणांक आई ज्ञात करते हैं, उससे पहले अपन क्या क्या लिखते हैं, यहाँ पर अल्फा है, उससे अल्फा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्युत अपघटन या आपका क्या दे रखा है, दुर्बल अमल HX का वियोजन निम्न प्रकार होता है। तो किस प्रकार से होगा, HX टूटेगा H प्लस और X माइनस। तो इसके अनुसार N का मान कितना होगा, अतः N बराबर कितना हो जाएगा 5। अल्फा बराबर ज्ञात करेंगे, तो अल्फा बराबर क्या होता है I माइनस का 1 और बट्टा क्या हो जाएगा N माइनस का 1। अल्फा का मान दे रखा है कितने प्रतिशत आयनित होता है, 20% आयनित होता है। तो 20% आयनित होने का मतलब क्या होगा, 20 बट्टा कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, और 20 बट्टा 100 का मतलब कितना होता है 0.2। तो यहाँ पर अल्फा का मान मेरे पास में आ जाएगा कितना 0.2। आई अपने को ज्ञात करना है, तो आई माइनस का क्या हो जाएगा 1। एन का मान अपने को पता चल गया, एन का मान कितना आया, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 2, ये गलत कर दिया। यहाँ पर H प्लस और X माइनस का मान कितना होगा 2, क्यों कितने कण देता है, पीछे वाले की तरह देख लिया था। तो आपका H प्लस और X माइनस कितने कण दे देगा, आपका 2 कण दे देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N का मान 2 माइनस 1, तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करोगे तो ये 0.2, ये क्या हो जाएगा I माइनस का 1, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 का इसमें भाग लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अपने को तो क्या चाहिए, I चाहिए, तो I चाहिए, तो ये माइनस का जो है 1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो I बराबर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 1 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस का 0.2, और 1 प्लस का 0.2 है, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1.2। तो I का मान कितना हो गया 1.2। अब अपने को ये जो I की वैल्यू है इसके अंदर पुट करनी है, क्यों हिमांक में अवनमन पूछा है डेल्टा TF, तो अपन जानते हैं डेल्टा TF बराबर क्या होता है I KF डॉट M। I का मान अपने पास में आ गया, I का मान कितना आया है 1.2, KF का मान दे रखा है कितना 1.6 इंटू M का मान दे रखा है कितना 0.5, 0.5। अब इन सब को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 1.12 केल्विन, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से अपने हल किया। तो हिमांक में अवनमन अणुसंख्यक गुणोत्तरम पूछा, वांट हाफ गुणांक दे दिया, तो हिमांक के अवनमन के अनुसार वांट हाफ गुणांक का समीकरण लिख लो, तो ये समीकरण हो गया। उसके बाद में देखो क्या ज्ञात करना है, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, आई ज्ञात करना है, तो आई और क्या दे रखा है अल्फा है, तो अल्फा दे रखा है, तो इसका मतलब एन भी चाहिए होगा और आपका क्या चाहिए होगा अल्फा भी चाहिए होगा, तो एन और अल्फा दोनों के मान दे रखे हैं, तो अल्फा बराबर लिख लो, या आई बराबर जो है 1 प्लस अल्फा और n माइनस 1 कर लो, वैसे भी हो जाएगा, दोनों ही तरीके से हो जाएगा। अल्फा बराबर i माइनस 1 होता है बटा n माइनस 1, अगर ऐसे नहीं करते हो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, i बराबर क्या होता है
1 प्लस का अल्फा n माइनस का 1। तो 1 प्लस अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा कितने प्रतिशत वियोजित होता है, 20% आपका आयनित होता है। 20/100 क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। n का मान कितना होगा, 2 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का 0.2 और 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 1.2। यानी कि इस सूत्र से करो, इस सूत्र से करो, आई की वैल्यू देखो वही आ रही है कितनी 1.2। आई की वैल्यू आ गई, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में जो आपका चैप्टर सेकंड है विलियन है वो आपका कंप्लीट होता है। अब इससे कोई जो है आपके न्यूमेरिकल और बच भी जाते हैं, तो जो मेन जो आपके इंपॉर्टेंट है जिनसे पूछे जा सकते हैं वो करा दिए, बाकी रिवीजन के समय जितने भी संभावित है वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ में ये जो आपका चैप्टर सेकंड है इसका नाम विलियन है वो आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अपन है नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।